हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड एक ऐसा भी ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में बस उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के पहले ऑर्गेनेल के साथ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कितनी मेम्ब्रेन है इसके पास? तो इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। आपको इधर डायग्राम में दिख ही रहा होगा। देखो, ये हो गई आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपके पास इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? पोरस होती है। इसका मतलब उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते होंगे। उन्हीं पोर्स के थ्रू चीजें जो है वो अंदर आती होगी या तो इससे बाहर जाती होगी। इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है बच्चों? फोल्डेड। देखो यहाँ पे, ये आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं। यस। तो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन बच्चों हाईली फोल्डेड होती है। इसी फोल्ड्स को हम क्या बुलाते हैं? तो इसी फोल्ड्स को हम बुलाते हैं क्रिस्टे। अंदर के कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, ये पूरा वो स्पेस जो किससे एनक्लोज्ड है? इनर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है। वो स्पेस को हमने बोल दिया है मैट्रिक्स। एंड इसी मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? तो इसका खुद का डीएनए देखने को मिल रहा है। एंड साथ में देखो, ये छोटे छोटे इसके खुद के राइबोसोम्स भी देखने को मिल रहे हैं। राइबोसोम्स आपका एक सेपरेट ऑर्गेनल है, लेकिन वही राइबोसोम आपको इधर एक ऑर्गेनेल के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस, इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड, जिसको हमने बोल दिया है क्रिस्टेड। जो अंदर की स्पेस है उसको हमने कह दिया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के पास खुद का डीएनए है एंड इसके पास खुद का राइबोसोम है। अब अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब सेल का जो भी पावर है, जो भी पावर सेल को चाहिए होता है अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, वो पावर कौन जनरेट करके देता है? तो वो पावर जनरेट करके देगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो पावर है, ये पावर क्या है? सेल का पावर हम किसको बोलते हैं? तो सेल का पावर इज नथिंग बट एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है बच्चों? तो ये एनर्जी करेंसी है सेल की। देखो, हमारे सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। काफी सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें एनर्जी इनपुट की जरूरत होती है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सारे प्रोसेसेस में ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? तो एटीपी फुलफिल करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां जहां एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे एटीपी जाके टूट जाता है। जैसे ही एटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी एंड ये एनर्जी कौन यूज कर लेंगे? वो सारे प्रोसेसेस यूज कर लेंगे। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड इसी एनर्जी करेंसी को जनरेट कौन करता है? तो इसी एनर्जी करेंसी को जनरेट करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्योंकि एनर्जी करेंसी एक तरीके की पावर ही हुई, जनरेशन का सोर्स इसका कहाँ आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोल दिया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सी से रिलेटेड है क्रिस्टे। क्रिस्टे मैंने क्या बोला था कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है। एंड इन्हीं हाई फोल्ड्स को हमने क्या बोल दिया था? क्रिस्टे। क्रिस्टे की वजह से क्या बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है सरफेस एरिया। देखो, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं। कहाँ एनर्जी, मतलब कि एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है? तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है बच्चों इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा फोल्डेड होगी उतना ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे एटीपी मतलब के एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन होगा। तो ज्यादा फोल्ड्स की वजह से ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन। एंड इसीलिए इनर मेम्ब्रेन आपकी कैसी होती है? हाईली फोल्डेड होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम है, ये अपने प्रोटीन्स खुद से बना सकता है।
अगर मैं आपको राइबोसोम का काम बताऊं तो राइबोसोम का काम होता है बच्चों प्रोटीन बनाना। ढेर सारे प्रोटीन्स बनाने की जिम्मेदारी राइबोसोम के पास ही होती है। तो क्योंकि इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है तो ऑफ कोर्स ये अपने खुद के प्रोटीन भी बना सकता है। तो इसके पास इसका डीएनए है, इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम होने की वजह से खुद के प्रोटीन्स बन रहे हैं एंड डीएनए होने की वजह से ये जब चाहे तब अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है। तो डीएनए है तो इसीलिए ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड के लिए पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि प्लास्टिड आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल ओनली। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिल रहा है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो भी आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। प्लास्टिड दो तरीके के हैं, एक है हमारा क्रोमोप्लास्ट, एक है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोम का मतलब भी क्या होता है? कलर। क्रोमोप्लास्ट वो वाला प्लास्टिड होगा जिसके पास अलग अलग कलर की पिगमेंट होगी। उसमें से ऐसी पिगमेंट होती है जो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर वाली पिगमेंट को हम बुलाते हैं क्लोरोफिल। ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको हम क्या बुलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ऐसा है प्लास्टिड जिसके पास अलग अलग कलर की पिगमेंट है। अगर क्रोमोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर की क्लोरोफिल पिगमेंट है तो वैसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्या बुला रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट बुला रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट बच्चों कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होती। अगर पिगमेंट नहीं है तो फिर इनके फंक्शंस क्या हो गए? तो इनके फंक्शंस है बच्चों स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड ऑयल। यहीं पे अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट हमारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ब्राइट कलर देते हैं। ब्राइट कलर्स आपको फ्लावर में देखने को मिल जाते हैं, आपको फ्रूट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो ब्राइट कलर्स आए हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आए हुए हैं। ये ब्राइट कलर्स की वजह से जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके आते हैं। साथ ही में जो सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। तो ब्राइट कलर्स का काम होता है कि ये पॉलिनेटर्स एंड एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल को अट्रैक्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के पास ऑफ कोर्स ग्रीन वाली पिगमेंट तो है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ और भी दो तीन पिगमेंट्स होती है जो आपकी ऑरेंजिश या रेडिश कलर की होती है। मेनली क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस का काम होता है। फोटोसिंथेसिस तो समझते हो, फोटो मतलब क्या हो गया? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या बनाया जा रहा है? फूड बनाया जाता है। एंड फूड को कौन से फॉर्म में बनाया जाता है? तो शुगर के फॉर्म में बनाया जाता है। तो शुगर बन जाती है आपके फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो जाता है? सिंथेसिस ऑफ शुगर। ये है हमारा एक टिपिकल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको देखो अगेन कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर का पूरा स्पेस है उस स्पेस को हमने क्या बोला हुआ है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आपको देखो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है। तो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो एक के ऊपर एक क्या है बच्चों? स्टैक्ड है। ये जो सिंगल कॉइन है, ये सिंगल कॉइन को हमने क्या नाम दिया है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड देखो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। तो ये जो पूरी एक बिल्डिंग बन रही है थाइलेकोइड की, जो पूरी एक बिल्डिंग बन रही है उसको हमने क्या नाम दिया है? ग्रैनम। ग्रैनम। इसके पास भी स्ट्रोमा में इसका खुद का डीएनए है एंड खुद का राइबोसोम है। उसका खुद का डीएनए है तो अपनी मर्जी से ये अपने आप को क्या कर सकता है? डुप्लीकेट। एंड अगर खुद का राइबोसोम है तो ये अपने वाले प्रोटीन्स खुद ही सिंथेसाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। डाउट? ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिड हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट ऑर्गेनल जिस पे हम जाएंगे वो है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। तो ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। राइबोसोम बच्चों काफी माइन्यूट ऑर्गेनल होता है।
इतना छोटा ऑर्गेनल होता है कि सेल के अंदर वो आपको ऐसे ग्रेन्युलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है, आपको दिख रहा होगा, देखो ये लार्जर सब यूनिट एंड ये स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जितने भी प्रोटीन आपको बनाने हैं वो सारे प्रोटीन कौन सा वाला ऑर्गेनल बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है। अब राइबोसोम हमारे सेल में अलग अलग लोकेशंस में देखने को मिल जाएगा। पहला लोकेशन तो ये है कि साइटोप्लाज्म में ये आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगा, तो देखो फ्री इन साइटोप्लाज्म। दूसरा लोकेशन हम ऐसा लिख रहे हैं कि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ मिलेगा, तो ऑन आउटर मेम्ब्रेन। तीसरे में हम कह रहे हैं कि इट इज फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट क्लास में हमने आरईआर डिस्कस किया था। हमने बोला था कि ये वाला ईआर जो है वो रफ अपीयर क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम। तो आरईआर के ऊपर भी आपको राइबोसोम देखने को मिल जाएगा। एंड जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एज वेल एज प्लास्टिड के अंदर भी हमको कौन मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा। तो देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है हमारी बॉडी में, तो ढेर सारे प्रोटीन फैक्ट्रीज भी तो चाहिए, तो इसीलिए देखो कितनी अलग अलग लोकेशंस में आपको एक सेल के अंदर देखने को मिल जाएगा राइबोसोम के लिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, प्रोकैरियोट्स में भी है एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, जो है हमारा लाइसोसोम। वो था राइबोसोम, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ना बच्चों, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यहाँ पे आपको कितनी मेम्ब्रेन दिख रही है, तो एक ही, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, तो ये रही उसकी वो एक मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एकदम वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल बॉडी जैसी होती है ये। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी स्पेस है वो सारी स्पेस में आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एंजाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स है या ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर का क्या करवाना है, मुझे डाइजेशन करवाना है। शुगर का डाइजेशन मेरी बॉडी में होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे होता है, इतनी स्लो रेट पे कि वो तो अगर कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो सालों लग जाएंगे आपको, तो इतना टाइम तो मैं वेट नहीं कर सकती ना। तो इसी रिएक्शन स्पीड को क्या करना है, फास्ट करना है। तो फास्ट करने में कौन काम आते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स वो होते हैं जो बॉडी के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ये लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए किसने हैं, तो आरईआर ने। डाइजेस्टिव एंजाइम किसने बनाए, आरईआर ने। लेकिन ये एंजाइम के ऊपर कवर चढ़ाया, पैकेजिंग किया, मेम्ब्रेन बनाई, वो किसने किया, तो वो गोल्गी ने किया। ठीक है, तो एंजाइम बनाने वाला है आरईआर, पैकेजिंग कवर लगाने वाला है आपका गोल्गी अपैरेटस। देखो सेल के अंदर जो भी फूड आएगा वो सारा का सारा फूड किसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है, तो लाइसोसोम की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक फूड पार्टिकल है जो सेल के अंदर आया, ये फूड पार्टिकल देखो किसके अंदर एंट्री ले लेता है, लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इसी फूड पार्टिकल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा कुछ तो हार्मफुल चीजें भी हो सकती है हमारे सेल के अंदर। या तो मान लो हमारे पास कोई एक वॉर्न आउट ऑर्गेनल है, वॉर्न आउट या तो डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल है, तो इनको भी किसकी तरफ भेज दिया जाता है, इनको भी लाइसोसोम की तरफ ही भेज दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनल डैमेज्ड है, क्या वो कुछ काम आएगा सेल के लिए, नहीं। तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन के लिए किधर भेज देते हैं हम उसको, लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम उसी को डाइजेस्ट करके क्या कर देता है, खत्म कर देता है। इवन अगर मान लो एक सेल ही पूरा का पूरा डैमेज हो गया,
किसी भी XYZ रीजन की वजह से जो आपका सेल है उसमें डैमेज आ गया, तो ये कंडीशन में अब जो लाइसोसोम है बच्चों वो बर्स्ट हो जाता है। जब लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा तो इसके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ गए सेल के अंदर, एंड बाहर आके ये किसको डाइजेस्ट कर देंगे, तो पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। एंड इसीलिए हम इसको क्या बुला रहे हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बुलाते हैं। जब एक सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, पूरे सेल को डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा है। इसके अलावा ऐसी चीजें बच्चों जो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट है या जिसको डाइजेस्ट करके तोड़ के खत्म करना है, तो वो सारी चीजों को भी किधर भेज दिया जाता है, लाइसोसोम के पास। तो इसीलिए लाइसोसोम को हम ऐसा बोलते हैं कि इट इज काइंड ऑफ गार्बेज या तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोसोम की बात, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हम जा रहे हैं अब वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स की बात अगर हम करें तो वैक्यूल्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, बट अगर एनिमल सेल में है तो काफी छोटा होगा या तो एब्सेंट ही होगा। ठीक, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज नेग्लिजिबल इन एनिमल सेल, या तो छोटा होगा या तो एब्सेंट होगा। स्पेसिफिकली तो ये किसका फीचर हम बताते हैं, प्लांट सेल का फीचर बताते हैं। देखो ये है एक प्लांट सेल। ठीक, प्लांट सेल में ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यही कौन है, वैक्यूल। तो आपको दिख रहा होगा कि जो मेजॉरिटी वॉल्यूम है सेल के अंदर का, वो वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। वैक्यूल बच्चों इतने लार्ज होते हैं कि वो प्लांट सेल के न्यूक्लियस को भी ऐसे साइड पे पुश कर देते हैं, बीच में ऐसे पूरे के पूरे बन जाते हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो 50 to 90% वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर सकता है। वैक्यूल के अंदर चीजें क्या होती है, स्टोर होती है। कौन कौन सी चीजें स्टोर होती है, तो वाटर है, अमीनो एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है, शुगर है, ये सारी चीजें हमारे वैक्यूल के अंदर स्टोर है। तो ये सभी चीजों को ऑल टुगेदर हम क्या टर्म देते हैं, तो हम उसको टर्म दे रहे हैं सेल सैप। सेल सैप का मतलब है पानी। पानी के साथ और क्या क्या है अंदर, तो मिनरल आयंस हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई, एंड सो ऑन। तो ऑल टुगेदर उसको हमने टर्म दे दिया है सेल सैप। तो वैक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेल सैप, एंड वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो जो इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसको हमने नाम दिया है टोनोप्लास्ट, जो सेम टू सेम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, मतलब कि सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है। अब कुछ कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, हम एग्जांपल में ले रहे हैं अमीबा। अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में बच्चों एक फूड वैक्यूल होता है। ये फूड वैक्यूल का काम होता है कि वो सभी फूड को स्टोर करेगा जो जो अमीबा ने कंज्यूम किया है। ठीक है, तो अमीबा जो भी चीजों को कंज्यूम करेगा, जो भी फूड को कंज्यूम करेगा, वो सारा फूड स्टोर कहाँ पे जाकर हो जाएगा, तो फूड वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड लास्टली हम देख रहे हैं कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो सिस वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट के एलिमिनेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो सेल के अंदर बहुत सारा पानी आ गया, ठीक है, इतने सारे पानी की जरूरत ही नहीं है, ये सारे पानी को कहाँ भेजना है, बाहर भेजना है। तो पहली बात तो कि प्लांट सेल के अंदर जब पानी आएगा तो किसके अंदर आएगा, वैक्यूल के अंदर आएगा। तो अगर ये पानी को बाहर भेजना है, एक्सेस पानी को, तो किसमें से बाहर जाएगा, वैक्यूल से बाहर जाएगा। तो जो भी एक्सेस वाटर है उसका एलिमिनेशन किसने करवाया, वैक्यूल ने। साथ ही में प्लांट सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं पानी के साथ। तो हम बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस वाटर में कौन पार्टिसिपेट करता है, वैक्यूल पार्टिसिपेट करता है। इसी वाले प्रोसेस को हम कह रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन कौन करवाता है, वैक्यूल करवाता है। एंड इसके अलावा क्योंकि वैक्यूल हमारे प्लांट सेल की मेजॉरिटी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये प्लांट सेल को बच्चों अंदर से टर्जिडिटी दे रहा है एज वेल एज रिजिडिटी दे रहा है। तो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया, प्लांट सेल में ही स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो इसके साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे सेल डिवीजन जो है माइटोसिस एंड मियोसिस इन दोनों चीजों की बात करेंगे। थैंक यू।